L1 पॉइंट पर हेलो ऑर्बिट में स्थापित कर दिया है। इसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके जानकारी दी और इसरो के वैज्ञानिकों को इस कामयाबी के लिए बधाई दी। यह आदित्य L1 का आखिरी मुकाम है, जहां पर स्थापित होने के बाद वो 5 सालों तक सूर्य के बारे में तमाम जानकारियां इसरो को देता रहेगा। यह मिशन 2 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ था और आदित्य L1 ने 15 लाख किलोमीटर का सफर तय किया और अपनी तय मंजिल पर पहुंचा है, जहां सूर्य पृथ्वी के L1 पॉइंट के चारों ओर हॉलो ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहेगा। तो बड़ी एक बार फिर से कामयाबी इसरो की तरफ से, हमारे वैज्ञानिकों की तरफ से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके जानकारी भी दी, बधाई दी और ये प्रतिबद्धता भी जाहिर की कि आगे आने वाले दिनों में भारत यूं ही विज्ञान के क्षेत्र में मानव हित में कार्य करता रहेगा। India creates yet another landmark. India's first solar observatory, Aditya L1, reaches its destination. It's a testament to the relentless dedication of our scientists in realizing among the most complex and intricate space missions. ये 5 तस्वीरें आपके सामने। आदित्य L1 को लॉन्च किया गया 2 सितंबर 2023 में। सूर्य की तरफ आदित्य ने सफर शुरू किया 30 सितंबर 2023 में। उसके बाद अगली तरफ इसरो की कामयाबी पर सभी की नजर टिकी हुई दिखी और इसके अलावा दुनिया को भी उम्मीद भारत के इस मिशन से थी और मुकाम पर अब आदित्य ने पहुंचकर सफलता का, कामयाबी का झंडा गाड़ दिया है। तो इन 5 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं 2 सितंबर को शुरू हुआ, 2 सितंबर 2023 को शुरू हुआ यह सफर 6 जनवरी 2024 को अपने मुकाम तक पहुंचा है, अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचा है और जो उसका गंतव्य था वहां का सफर तय करके अब ये जानकारी मुहैया कराएगा जो आगे चलकर बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में हजारों साधु संत पहुंच रहे हैं और इसीलिए राम भक्तों के लिए जगह जगह भंडारे की भी व्यवस्था की गई है। अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए 40 जगहों पर भोजनालय की व्यवस्था की गई है। सीता रसोई में रोजाना सैकड़ों राम भक्तों को भोजन कराया जा रहा है। सीता रसोई में प्रसाद ग्रहण करते श्रद्धालु, जहां हर किसी को प्रभु श्री राम के भक्त भर पेट भोजन करा रहे हैं। यह आज के अयोध्या की सीता रसोई है, जहां इसी तरह से अयोध्या आने वाले हर भक्त को माता सीता की रसोई में प्रसाद ग्रहण करवाया जा रहा है। 22 जनवरी यानी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय तक अयोध्या में ऐसे ही 40 भोजनालय हैं जहां राम भक्तों को भोजन करवाया जाएगा। यहाँ भोजनालय चल रहे हैं, ऐसे पूरे अयोध्या के कोई कोना बाकी नहीं है। ऐसे 40 भोजनालय हैं, जगह जगह चाय के बड़े बड़े स्टॉल है। पूरे देश से लोग कैसे राम भक्तों का हम अच्छे से स्वागत करें, उस स्वागत के दृष्टि से बड़े बड़े लोग अपनी टीम, अपना सामग्री, अपना उनको मैंने स्थान दिया है, वहाँ स्थान उनको मिला है, अपनी तरफ से स्थान दिया गया है। सारे लोग अपना स्वयं वह भोजन सामग्री और लोगों को लेकर और सबके राम भक्तों का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पूरे अयोध्या में एक 40 भोजनालय लेकर वह चलेगा। उत्तराखंड से अपने आराध्य के दर्शन करने आई महिलाओं की ये टीम भी यहाँ पहुंची। ये टीम अयोध्या शोध संस्थान में महिलाओं की रामलीला में हिस्सा भी ले रही है। सीता रसोई में प्रसाद ग्रहण करने के बाद इन महिलाओं का अनुभव क्या रहा है, आपको सुनाते हैं। हम वो लक्ष्मी बेटी की बहुत आभारी हैं जो हमको यहाँ दिखाने को लाई। हमको यहाँ बहुत अच्छा लगा, रहने को भी अच्छा, खाना भी अच्छा, व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आके, बहुत खुशी हुई। अयोध्या पहुँच गए हम। कैसी व्यवस्था है? बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था, हम बहुत खुश हैं। को यहाँ बहुत अच्छा लगा, अच्छी व्यवस्था है, रहने को, खाने को,
और सबसे अच्छा हमें राम अयोध्या में बहुत अच्छा लग रहा है। सीता रसोई में इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु को सीता रसोई का प्रसाद मिल सके। अभी यहाँ करीब 2000 लोगों का भोजन तैयार किया जा रहा है। ये नेपाल से आए राम भक्त हैं जो 45 दिनों का समय निकालकर राम काज हेतु यहाँ पर पहुँचे हैं। हम रघुनाथ प्रसाद शाह, जनकपुर धाम, नेपाल, जानकी जी का जो जन्म स्थान है, विवाह स्थल है, वहाँ से हम आए हैं और यहाँ 45 दिन का समय दान दिए हुए हैं। उसी में सेवा भावना से आए हैं और यहाँ आते ही माता जी का दर्शन करने गए। जन्मभूमि में दर्शन करने के बाद में यहाँ दायित्व मिला स्टोर का, जो यहाँ भंडारा चल रहा है उसका सारा सामान, चावल, दाल इत्यादि जितना भी सामान है वो समय समय पर भेजने का काम है और बहुत अच्छा से भंडारा चल रहा है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भक्तों में गजब का उत्साह है। इसीलिए प्रशासन ने 22 जनवरी को करीब 40 भोजनालयों की व्यवस्था की है, जो भोजन के साथ ही भक्तों को जगह जगह चाय भी उपलब्ध करवाएंगे। इधर इस बीच अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद आज से दिल्ली और अयोध्या के बीच कमर्शियल उड़ानों की शुरुआत हो गई है। दिल्ली से अयोध्या के बीच जाने में 1 घंटा 20 मिनट का समय लगेगा। पिछले दिनों 30 दिसंबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था और इसका नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने का ऐलान किया गया था। 11 जनवरी से अहमदाबाद से भी अयोध्या के लिए फ्लाइट शुरू हो जाएगी। तो ऐतिहासिक दिन और ऐतिहासिक दिन को आगे बढ़ाते हुए जो 22 जनवरी की तारीख है उसको यादगार बनाने के लिए, बिल्कुल अमिट छाप उसकी छोड़ने के लिए लगातार तैयारी चल रही है। और इस बीच अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद अब आज से एक नई शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली से अयोध्या के बीच कमर्शियल उड़ानों की शुरुआत होगी। फ्लाइट्स से अब आसानी से दिल्ली से अयोध्या जाया जा सकता है, इसकी शुरुआत हो गई है। कुल मिलाकर 1 घंटा 20 मिनट का वक्त लगेगा दिल्ली से अयोध्या फ्लाइट के रास्ते जाने में। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि पिछले दिनों 30 दिसंबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट को देशवासियों को सौंपा था, इसका उद्घाटन किया था। अंतर्राष्ट्रीय अयोध्या धाम हवाई अड्डे में रोजाना जब विमानों की आवाजाही शुरू हो गई है तो कैसा पूरा माहौल है हम आपको ये दिखा रहे हैं। देखिए, खास तौर पर ये गेट ये बनाया गया है और 30 तारीख को विमानों के आवाजाही की शुरुआत हुई थी, लेकिन 6 जनवरी का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रोजाना अब यहां से विमान आएंगे भी और जाएंगे भी। और जब रोज विमान आएंगे जाएंगे तो पहले दिन मतलब कि 6 जनवरी के दिन कैसी तैयारी की गई है ये तस्वीरें देखिए। जो यात्री आएंगे उनको बाकायदा तोहफे दिए जाएंगे और क्योंकि ये खास अवसर है और यूको बैंक की ओर से चूंकि उनका स्थापना दिवस भी है आज, तो इसलिए उनको ये तोहफे दिए जाएंगे क्योंकि रोजाना आज फ्लाइट भी शुरू हो रही है और यूको बैंक का स्थापना दिवस भी है। और उत्साह पूरा बना रहे और सब लोगों के अंदर खुशी का माहौल रहे, ये पूरा का पूरा माहौल बनाया गया है। और देखिए, इस तरीके से गुलाब के फूल भी रखे गए हैं, गुलाब के फूल भी रखे गए हैं। इसके अलावा एक केक भी रखा गया है और रामलला के जो मंदिर का जो मॉडल है वो भी रखा गया है। कुल मिलाकर यात्री जब आएंगे जाएंगे तो उनको ये मॉडल जब ये देखेंगे तो एक सुखद अनुभूति उनको होगी। खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने अपना पदभार ग्रहण किया है। सचिवालय मंत्रालयिक भवन में उन्होंने अपना कार्यभार संभाला। कमरा नंबर 622 में लोगों ने माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। इस दौरान न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा, खाद्य आपूर्ति मामले में राजस्थान बेहतर काम करेगा। सचिवालय में विभागों के बंटवारे के बाद में मंत्री सुमित गोदारा यहां पर पहुंचे हैं, ज्वाइन किया है। आप देख सकते हैं काफी अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है, लोग बधाई देने के लिए भी पहुंचे हैं। और ज्वाइनिंग के बाद में क्या पहले शब्द में बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत बधाई। किस तरह से देखते हैं, खाद्य एवं आपूर्ति बहुत महत्वपूर्ण महकमा है। राजस्थान में पिछली सरकार ने दावे किए थे कि बहुत अच्छा काम किया है, तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी, तरीका क्या रहेगा काम का?
देखो, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो इस विभाग में, जो हमने गांव में जाते, क्षेत्र में भी जाते, जो देखने को मिलती थी कि बहुत से वंचित लोग हैं जो डिजर्व करते हैं, जो इस योजना में आने चाहिए, वो अभी भी बाहर हैं। तो उन सबको लाभ मिले, इस योजना का जो अंत में बैठा व्यक्ति है उसको लाभ मिले, जो वंचित है उसको लाभ मिले। ये हमारा सबसे ज्यादा प्राथमिकता इस क्षेत्र में होगी कि उसको वंचित को लाभ मिले। और जैसे कई जगह दुकानें भी, राशन की दुकानें, उचित मूल्य की दुकानें भी दूर स्थान पर है, तो वो ज्यादा से ज्यादा वो भी खुले, जिससे कि आमजन को ज्यादा परेशान नहीं होना पड़े। खाद्य सुरक्षा कानून के तहत जितनी नई आबादी है, जो नई जनगणना है, उसके मुताबिक राजस्थान की आबादी को कवर नहीं किया जा रहा है, ऐसा आरोप पुराने मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास लगाया करते थे। देखो, मैं उस बात पर जाने का तो कोई विषय नहीं है। उनको यदि आरोप लगाना तो बड़ा आसान है। वो उनको अवसर मिला था कार्य करने का, कार्य करके दिखाना। अब हमें जो जिम्मेवारी मिली है, हमारा प्रयास रहेगा उसमें कार्य करके दिखाएं। आरोप प्रत्यारोप का समय गया, अब तो मेन काम करके दिखाना है। और ये अवसर माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा कार्य करके आमजन को लाभ मिले। ये प्रयास मेरा रहेगा। केंद्र से पिछली सरकार के मुकाबले कहीं न कहीं बेहतर तालमेल होगा। देखो, ये पूर्ववर्ती सरकार ने केंद्र की योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन किया नहीं। अनेक हर विभाग में उनका यही प्रयास रहा कि कहीं मोदी जी के नाम से उनको भय था, तो इसलिए उन्होंने योजनाओं को लागू नहीं किया। अब अवसर है डबल इंजन सरकार का, यही हमारा लक्ष्य था, जिसे देखकर जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। तो डबल इंजन की सरकार के रूप में हर क्षेत्र में, हर विभाग में कार्य करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश में। आपका तो आप है सुमित गोदारा, आज ज्वाइन किया है जो राजस्थान में खाद्य एवं आपूर्ति को लेकर के बड़ी तैयारियां। उम्मीद की जानी चाहिए प्रदेश की जनता पहले से बेहतर लाभ उठा पाएगी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। सवाई माधोपुर के खंडार महंत बालकानंद गिरी महाराज को धमकी भरा फोन कॉल आया है, जिसमें उन्होंने 20 करोड़ रुपए की फिरौती की डिमांड की गई है। इस मामले के संबंध में पीड़ित ने मामला दर्ज करवाया है। आपको बता दी, गैंगस्टर लॉरेंस के भांजे के नाम से 20 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। इस धमकी भरे कॉल के बाद महंत घबराए हुए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो महंत को फोन आया और फोन करके बताया गया कि लॉरेंस बिश्नोई के भांजे बोल रहे हैं और जिंदा अगर रहना है तो 20 करोड़ रुपए का इंतजाम कर लो। फिलहाल महंत बालकानंद गिरी महाराज की तरफ से इस संबंध में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। खबर पैंथर की दहशत से जुड़ी हुई है। दरअसल उदयपुर में नीमच खेड़ा की रिहायशी बस्ती में पैंथर घुस गया। पैंथर की रिहायशी बस्ती में दस्तक से अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं मुख्य सड़क पर एक खाली प्लॉट के अंदर खंडहरनुमा कमरे में पैंथर के बैठे होने की जानकारी से लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। वन विभाग पैंथर को रेस्क्यू करने की कोशिश में जुटा हुआ था। उसी दौरान पैंथर ने वन विभाग के एक कर्मचारी पर झपट्टा मारते हुए भाग गया। साथ ही ये बताया जा रहा है कि नीमच खेड़ा और देवाली क्षेत्र में आए दिन पैंथर की आवाजाही बनी रहती है, जिससे इलाके के लोगों में काफ़ी डर है। फिलहाल इस पैंथर की तलाश की जा रही है स्थानीय प्रशासन की तरफ से, और वन विभाग की टीम लगातार इस पैंथर को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसको जंगल में छोड़ा जा सके वापस। लेकिन इस बीच जब तक पैंथर नहीं मिल रहा है, इलाके के लोगों की नींद उड़ी हुई है। वो घबराए हुए हैं कि कहीं पर भी कभी भी वो पैंथर नजर आ सकता है, कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। जोधपुर के जेएनवीयू के खबर जोधपुर से, जहां जेएनवीयू के केंद्रीय परिसर और पुराना परिसर स्थित 2 साइन बोर्ड चर्चा में इस वक्त आ गए। ये बोर्ड छात्र संगठनों के निशाने पर भी हैं। छात्र संघ अध्यक्ष ने इन बोर्ड पर राष्ट्रवाद की विकृत परिभाषा को चिन्हित करने पर आपत्ति उठाते हुए कुलपति प्रोफेसर के.एल. श्रीवास्तव को आपत्ति दर्ज कराई है। राठौड़ ने इन्हें हटाने की मांग की है। जोधपुर के प्रत्येक परिसर और केंद्रीय कार्यालय को NAAC सर्वे से पहले सज्जित किया गया था। इस दौरान जगह जगह पर महापुरुषों द्वारा कहे गए सुसंदेश लिखवाकर बोर्ड कार्यालय में लगवाए गए थे। कुछ लेखों पर छात्र संघ अध्यक्ष अरविंद सिंह भाटी ने आपत्ति जताई थी। इसमें से केंद्रीय कार्यालय के कुलपति ऑफिस के बाहर लगे हुए बोर्ड पर मुंशी प्रेमचंद वाक्य था, जिसमें लिखा हुआ था, सांप्रदायिकता को सीधा सामने आने में लाज आती है, इसीलिए वो राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर आती है। वहीं पुराना परिसर में NCC ऑफिस के बाहर खलील जिब्रान के हवाले से एक बोर्ड लगाया गया, जिस पर लिखा था, तुम जुल्म के खिलाफ कैसे नारा लगाओगे, तुम्हारे मुंह में तो निवाला है। इन दोनों बोर्ड्स को हटवाने को लेकर अध्यक्ष अरविंद भाटी ने कुलपति से मुलाकात कर हटवाने की मांग की है। आज जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति जी को मौखिक चर्चा के माध्यम से मैंने कुछ विषय उनके संज्ञान में लाए हैं कि एक हेड ऑफिस में, जहां बृहस्पति भवन है, उसके सामने एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर मुंशी प्रेमचंद का नाम लिखकर उस
को कोट किया गया है कि सांप्रदायिकता को सीधा सामने आने में ला जाती है और वह राष्ट्रवाद के रूप में सामने आती है। ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी मिलने के बाद कैबिनेट मंत्री हीरालाल नागर ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा और सीएम साहब का आभार जिन्होंने मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी। उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। राजस्थान के नए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जी इस वक्त हमारे साथ में हैं। बड़ी जिम्मेदारी दी गई हीरालाल जी, आपका अपना अनुभव है विधायकी का, अब आपको मंत्रालय का अनुभव मिलेगा। ऊर्जा जैसा बड़ा महकमे की जिम्मेदारी आपको दी गई है, मोदी जी ने आप पर विश्वास किया है, क्या कहना चाहेंगे इस मंत्रालय की जिम्मेदारी को लेकर? देखिए, राजस्थान में ऊर्जा मंत्रालय एक बहुत बड़ा महकमा है और मुझे जो ये जिम्मेदारी जिस विश्वास के साथ मिली है इसको हम समझेंगे और राजस्थान में ऊर्जा के उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। सोलर एनर्जी की यहाँ जो पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा अगर उत्पादन की क्षमता है तो राजस्थान में है और इनको हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करें और अधिक से अधिक उत्पादन करके और इसमें जो चीज़त है, जो घाटा है, उसको कम करके इस विभाग को उभारने का प्रयास करेंगे। पहले मैं समझूंगा विभाग को और उसके बाद कहाँ इसमें कमियां हैं, उनको कहाँ ठीक किया जा सकता है, उसका प्रयास करके और इसमें सुधार की अगर संभावना है तो इस मंत्रालय में सबसे ज़्यादा है। उसमें हम निरंतर प्रयास करके, कड़ी मेहनत करके और एक बार अधिकारियों से समझ करके इसको ठीक करेंगे, उन कमियों को दूर करेंगे और आने वाले समय में निश्चित रूप से जिस तरह से पूरे देश में राजस्थान में जो क्षमताएं हैं उनको हम प्रयास करके और ज्यादा से ज्यादा सोलर पर जाने का प्रयास करेंगे। कि आमजन की को सहजता से बिजली उपलब्ध हो और आमजन की उम्मीदों पर किस तरीके से सरकार खरी उतर सके, ऐसा कहना है राजस्थान के नए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का। हम भी शुभकामनाएं देते हैं, उम्मीद करते हैं कि हीरालाल नागर अपने इस चैलेंजिंग टास्क में कामयाब साबित होंगे। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। इधर अलवर की अरावली विहार थाना पुलिस ने देर रात आपस में झगड़ा करके पथराव करने वाले राजपूत और गुर्जर हॉस्टल के छात्रों पर गिरफ्तार किया है। पुलिस ने करीब 100 छात्रों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। दरअसल शुक्रवार को दोनों हॉस्टल्स के छात्रों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया था, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में समझाइश कर मामला शांत कराया है, जिसके बाद फिर से छात्रों ने करीब 1 बजे दोबारा पत्थरबाजी की, जिससे तनाव का माहौल पैदा हो गया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई कर दोनों पक्षों के करीब 100 छात्रों को अरेस्ट किया है। दोनों हॉस्टलों में आपस में छोटी सी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसमें दोनों पक्षों द्वारा आपस में पत्थरबाजी की गई। पुलिस के द्वारा अतिरिक्त जाब्ते के मदद से उनको काबू करके और 100 के लगभग हमने बच्चों को, लड़कों को जो भी असामाजिक तत्व थे, बदमाशी करी थी, उनको बंद किया है। शाम कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और दिन में गलन के चलते लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। मौसम विभाग ने 8 जनवरी से प्रदेश के मौसम में बदलाव के आसार जताए हैं। मरुधरा में कड़ाके की ठंड ने लोगों की दिक्कत बढ़ा दी है। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में पारा लगातार 10 डिग्री के नीचे बना हुआ है। प्रदेश भर में सीकर सबसे सर्द इलाका बना हुआ है। बीती रात सीकर में न्यूनतम तापमान 2.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में एक सिस्टम के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव होने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार 8 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, लेकिन इसका असर कल से नजर आ सकता है। मौसम विभाग ने कल 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी करते हुए कोहरा और कोल्ड डे की संभावनाएं जताई हैं। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार कल अलवर, भरतपुर, दौसा, झुंझुनू, करौली, सवाई माधोपुर और हनुमानगढ़ में घना कोहरा छा सकता है। तो ठंड से लगातार परेशानी बढ़ रही है। जैसलमेर में 6.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। फलौदी में 7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है। बीकानेर में 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ तापमान। श्री गंगानगर में 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ और वहीं करौली में 7.4 डिग्री। तो लगातार कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। सुबह हो या शाम या दिन का वक्त हो, सर्द हवाएं, कोहरा, धुंध लोगों की दिक्कत बढ़ा रहा है। फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से
यही कहा जा रहा है कि 8 जनवरी से प्रदेश में हो सकता है थोड़ा मौसम में बदलाव आए। बारिश और ओलावृष्टि की कुछ इलाकों में इस दौरान संभावना है और फिर आगे चलकर मौसम में बदलाव आ सकता है। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर स्वच्छ भारत मिशन 2 में उत्कृष्ट कार्य के लिए नगर निगम जयपुर हेरिटेज चयनित हुआ है। राष्ट्रपति 11 जनवरी को भारत मंडपम दिल्ली में हेरिटेज निगम को सम्मानित करेंगे। इस दौरान महापौर, आयुक्त और उपायुक्त सम्मान ग्रहण करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नगर निगम जयपुर हेरिटेज को सम्मानित किया जाएगा। तो बड़ी खबर जयपुर से। लेकिन पहले हम बाड़मेर की एक खबर आपको बताते हैं। दरअसल बाड़मेर की भी एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है, जहां पर रीको औद्योगिक क्षेत्र में आग लग गई है। कार बॉडी रिपेयर के शोरूम में लगी है। आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। लाखों के नुकसान की आशंका है। आग पर अभी काबू नहीं पाया जा सका है। तो बड़ी खबर आ रही है बाड़मेर से, जहां रीको औद्योगिक क्षेत्र में आग लग गई है। कार बॉडी रिपेयर के शोरूम में आग लगी है। आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश हो रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में अभी इतना ही।